नमस्कार, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज का संपादकीय पेंशन को लेके, वो पेंशन जिसकी खबरें 2004 के बाद से दफन हो चुकी थी, सुगबुगाहट उठती रहती थी, लेकिन राजनीति में ये मादा है कि ये कई ऐसे मसलों को जगा देती है जो हमें सोए हुए से दिख रहे हैं और कई ऐसे मसलों को सुला भी देती है जिनको जगने की जरूरत है। आज एक ऐसा मसला जो जाग उठा है। क्यों जाग उठा है? क्योंकि राजस्थान सरकार ने एक लोक लुभावन बजट में घोषणा की है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से, यानी पुरानी पेंशन प्रणाली को फिर से लागू करने वाली है। तो ये संपादकीय उसी विषय पर है। फिर से एक बात जो मैं कई बार दोहराता हूं कि इसके कुछ बिंदुओं से आप सहमत या असहमत हो सकते हैं। ये संपादकीय इसलिए भी अच्छा है, इसको किसी राजनीतिज्ञ ने नहीं बल्कि राजीव महर्षि साहब, जो एक भूतपूर्व सिविल सेवक रहे हैं, और रेणुका सानी साहिबा जो कि एक प्रोफेसर हैं, उन लोगों ने लिखा है, अकादमिक है, उन्होंने लिखा है, तो तटस्थ है उस मामले में। और ये पुराने पेंशन स्कीम की समस्याएं उनको भी गिनाता है, नए पेंशन स्कीम की समस्याएं उनको भी गिनाता है, एक स्पष्ट पोजीशनिंग भी लेता है जिससे आप और मैं सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। यानी आपकी और मेरी सहमति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि हम इन तर्कों को समझ पाते हैं कि नहीं। कोई दूसरा पक्ष आएगा, हम उसकी भी चर्चा बाद में कभी और करेंगे। ब्रॉड आउटलुक जान लेते हैं। शुरुआत में महर्षि साहब और सानी साहिबा क्या कह रहे हैं कि जो राजस्थान सरकार ने कदम उठाया है, उस कदम के द्वारा राजस्थान सरकार ने क्या करने की कोशिश की है, या 2004 से पहले पेंशन प्रणाली किस तरह की थी, उस बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद में जिक्र किया गया है कि क्या राजस्थान ने क्या सोचा होगा जिसके चलते ये कदम उठाया। अगर आप सोच रहे हैं कि केवल लोक लुभावन राजनीति के चलते राजस्थान ने ये कदम उठाया है, तो एक आंशिक सत्य है, अर्ध सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। कुछ और गणित भी इसमें लगा हुआ है, हम उस गणित के बारे में जानेंगे। और संपादकीय सुझाता है कि काश कि उस गणित को ना आजमाया गया होता तो क्या विकल्प होते राजस्थान सरकार के सामने, उनकी चर्चा की गई है। जो बातें समझ में नहीं आ रही हैं वो आगे समझ में आएंगी, अभी तो हम ब्रॉड आउटलुक जान रहे हैं। फिर इन्होंने ये भी माना है कि न्यू पेंशन स्कीम जो है उसमें कई समस्याएं थी, 1 2 3 4 समस्याएं इन्होंने गिनाई हैं। वो समस्याएं इस बारे में थी कि उसका क्वांटम यानी कुल मूल्य जो है उसका, वो किस प्रकार से इन्वेस्ट किया जा सकता है मार्केट्स में, उसको लेकर लोगों को क्या डर रहते हैं, लोगों को रिटर्न कितने मिलते हैं, मृत्यु की स्थिति में न्यू पेंशन स्कीम की क्या कायदे कानून है, उससे लोगों को क्या डर है। इन तमाम डरों की बात की गई है और उनसे निकलने के तरीके भी बताए गए हैं। वो कुछ तरीके ऐसे भी हैं जो पहले भी बताए जा चुके हैं, सरकारी कमेटियों की रिपोर्ट में दर्ज हैं, तो उसके बारे में भी बात की गई है कि वो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। अंत में निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि अगर यही स्थिति बहाल रही, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन प्रणाली अलग अलग राज्यों में आती रही, तो क्या क्या नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं और राजस्थान के केस में क्या समस्याएं पैदा होने वाली हैं। तो ये थी ब्रॉड आउटलुक। अब हम बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। तो पेंशन प्रणाली जो है उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट की उम्र अमूमन जो 60 वर्ष होती है, उसके बाद हर महीने कुछ राशि प्रदान की जाती है। पेंशन का आम स्वरूप यही होता है। पूरी दुनिया में इस प्रकार की पेंशन प्रणाली फंडिंग के क्राइसिस से गुजर रही है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, बट आप समझ भी पाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद की जो उम्र है, उस उम्र के बाद के जीने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा में बढ़ोतरी देखी गई है, पूरे विश्व में देखी गई है। बेटर मेडिकल सुविधाएं अवेलेबल हैं, लोगों का रहन सहन का तरीका ज्यादा सजग हो जाता है 60 की उम्र के बाद, और आजकल के समय में वो सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनके चलते उस उम्र को एक लंबा आयाम दिया जा रहा है। तो क्योंकि वो समय बढ़ रहा है, तो सरकारों पर अतिरिक्त समय तक बोझ आ रहा है कि उनको पेंशन इस समय तक प्रदान करनी है। ये मामला बहुत पहले ही क्लियर हो गया था, इसलिए दुनिया की अलग अलग सरकारें अलग अलग सिस्टम्स को अपनाने लगी। अब आज के समय में अगर ये कहा जाए कि पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू किया जाए, तो फिर, और एक बार हम जान लेते हैं ये आगे बढ़ने से पहले, दरअसल जो पुरानी पेंशन प्रणाली थी उसमें पेंशन किस आधार पर मिलती थी कि आपकी जो अंतिम सैलरी थी, अंतिम सैलरी जो आपने ली है, उसका 50% आपको पेंशन के रूप में जब तक आप जीवित हैं आपको मिलता रहेगा। मोटी मोटी बात यही थी। जबकि जो
नई पेंशन प्रणाली है उसके अंतर्गत आपसे 10% आपकी आमदनी का, लगभग आपकी बेसिक इनकम का, डियरनेस अलाउंस का, इन सब अलाउंसेस का 10% आपसे लिया जाता है। प्लस इसमें सरकार का भी कंट्रीब्यूशन होता है। इस सबको जमा किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। संस्था है PFRDA, इस संस्था के बारे में हम जानेंगे। ये नियामक संस्था इन्वेस्ट करने का काम करती है इस पैसे को। इस पैसे को 60 की उम्र में आप निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं? सारा नहीं निकाल सकते, इस पे कुछ लिमिट थी कि 60 की उम्र में न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत 60% हिस्सा आप निकाल सकते हैं। बाकी के 40% हिस्से को एक एन्युटी का मतलब ही होता है जो आपको हर साल कुछ रिटर्न दे। एन्युटी में जमा करना था, उसमें से आपको हर साल कुछ पैसे मिलते थे। ये मोटी मोटी बात हमने जान ली, अब हम आगे जानेंगे। तो पुरानी पेंशन प्रणाली में अगर देखें तो सरकार के ऊपर एक बड़ा बोझ रहता है और माना जाता है कि सरकार जब उन लोगों को पेंशन दे रही होती है तो वो पैसा जो आज की पीढ़ी पर और भविष्य की पीढ़ी के लिए निवेश करना था, उस पैसे में से सरकार पुरानी पीढ़ी को पैसा दे रही होती है। ये एक धारणा है। तो ऐसे प्रॉमिसेस को करना जो कि सरकार ने 2004 के बाद से बंद कर दिए है, उस प्रॉमिस को फिर से लाना, उस प्रॉमिस को जिसको पश्चिम बंगाल के अलावा हर राज्य छोड़ चुका था। पश्चिम बंगाल ने कभी भी नई पेंशन प्रणाली को नहीं अपनाया, वहां पे पुरानी पेंशन प्रणाली जारी रही। बाकी सब राज्यों ने और केंद्र ने नई पेंशन प्रणाली अपना ली थी। तो उस पेंशन प्रणाली को फिर से शुरू करने की बात राजस्थान सरकार के इस वादे से माना जा रहा है कि हो गई है। अब क्या चीज है जिसके चलते राजस्थान सरकार ने ये फैसला उठाया, जिसको ये संपादकीय कह रहा है कि फिस्कली बड़ा इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना तरीका है या डिसीजन है। क्यों उठाया? पहला तो है कि चुनाव है, ऐसा संपादकीय कहता है। तो यानी कि हम अपने लिए क्या ध्यान रखें कि पॉपुलिस्ट है, लोक लुभावन राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन महज इतना ही नहीं है, इतना होता तो हमें इतना समय देने की जरूरत नहीं होती। ये तो एक कंसिडरेशन है, लेकिन दूसरे कारण भी है। दूसरे कारण क्या है कि राज्य सरकार पर अभी के समय में दोनों चीजों का खर्चा आता है। किन चीजों का? कि जो पहले की पेंशन है, जो पुराने लोगों की पेंशन चले आ रही थी, वो पेंशन भी राज्य सरकार को देनी है। दूसरा, जो नई पेंशन प्रणाली है, इसमें भी सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो इस समय राज्य सरकार पर ये दोनों दबाव लगे हुए थे कि उसको पुराने पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन भी देनी पड़ रही है और जो नई पेंशन प्रणाली में सरकार का कंट्रीब्यूशन है। हमने देखा कि कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का होता है, कुछ कंट्रीब्यूशन सरकार का होता है। वो कंट्रीब्यूशन का भी भार पड़ रहा है। अभी के समय में जो राजस्थान में पेंशनर्स हैं वो लगभग 5.5 लाख हैं। ये संख्या हर साल 30,000 तक बढ़ती रहेगी 2030 तक। दूसरी ओर NPS यानी नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत 5.5 लाख एम्प्लॉयज हैं, जिन 5.5 लाख एम्प्लॉयज के खाते में या पेंशन खाते में हर महीने राज्य सरकार को कुछ कुछ निवेश जोड़ना पड़ता है। अब ये संख्या भी हर साल लगातार बढ़ती ही रहेगी। अगर ये मान लें कि एम्प्लॉयज जितने हैं उतने ही रहेंगे, यानी जो रिटायर होते जा रहे हैं उनकी जगह नए आते जाएंगे, संख्या बढ़ेगी नहीं, अगर ये मान भी लें, तो इस प्रकार से सरकार पर ये वजन लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने 23,000 रुपए पेंशन देने में, यानी इस मद के अंतर्गत सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए दिए और जो कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, वो कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी जो भविष्य के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन दिए, वो 29,000 करोड़ रुपए सरकार ने यहाँ दिए। तो राज्य सरकार पर इन दोनों चीजों का भार पड़ा है। ये भार मिलाकर इस पर 7.5% हर वर्ष बढ़ता ही रहेगा। तो राज्य सरकार पर इन दोनों चीजों का इस समय भार था। अब कि राज्य सरकार ने क्या करने की कोशिश की है, राजस्थान सरकार ने, कि अभी जो उस पर दोनों चीजों का भार था, पुरानी पेंशन का भी और नई पेंशन का भी, इसमें से नई पेंशन को कहा कि अब हम आपको पुरानी पेंशन की तरह ही पे करेंगे, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन तो अब बंद हो जाएगा। इसका कंट्रीब्यूशन सरकार को कहीं निवेश करने की जरूरत नहीं है। तो सरकार ने अभी का फिस्कल प्रेशर जो सरकार पर पड़ रहा है,
अभी का जो दबाव सरकार पर पड़ रहा है, 29,000 करोड़ जो प्रतिवर्ष इसका पड़ रहा है, जिसपे 7.5% की बढ़ोतरी होती जाएगी, अभी के लिए इसको टाल दिया है। भविष्य में ये बहुत बड़ा होकर यहाँ आएगा, लेकिन अभी के लिए इसको टाल दिया है और इस प्रकार से अपने लिए एक जगह बना ली है, फाइनेंशियल स्पेस बना लिया है। संपादकीय कहता है कि बेहतर तरीका तो ये होता अपने लिए स्पेस बनाने का कि फाइनेंस कमीशन से बात की गई होती और कहा गया होता कि राज्य को 0.5% और फिस्कल डेफिसिट करने की अनुमति दी जाए। 0.5% फिस्कल डेफिसिट अगर उसका बढ़ा दिया जाए, फिस्कल डेफिसिट की सीमा जो फाइनेंस कमीशन ने, वित्त आयोग ने दी थी, 15वें वित्त आयोग ने दी थी, उसको अगर राज्य सरकार बात करती, उस पर जिरह करती, तो संभवतः वो 0.5% बढ़ा दिया जाता और उस 0.5% से आराम से पेंशन का ये वाला काम हो जाता। तो उससे भविष्य भी सुरक्षित रहता, वर्तमान भी सुरक्षित रहता। लेकिन सरकार ने दूसरा कदम उठाया है। संपादकीय कहता है कि यह भी आश्चर्य की बात है कि 15वें वित्त आयोग ने सोचा नहीं था अपने खुद के मसौदे में कि नेशनल पेंशन स्कीम या नई पेंशन प्रणाली जिसको कहा जाता है, उसकी वजह से राज्य सरकारों पर बोझ बहुत बढ़ा है। 15वें वित्त आयोग को भी इस विषय में कुछ सोचना चाहिए था। इसी चलते ये एडिटोरियल थोड़ा बैलेंस्ड है, क्योंकि वो समझ रहा है कि राज्य सरकारों पर भी क्या प्रेशर है, भले ही वो एक स्पष्ट पोजीशन ले रहा है इस मुद्दे पर। इसके अलावा संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि ये बात भी ठीक है कि जो नई पेंशन प्रणाली थी उसमें एम्प्लॉइज में बड़े सारे संशय थे, उनके डाउट थे। क्या थे? कि रिटायरमेंट पे कितना पेंशन मिलेगा ये स्पष्ट नहीं था, क्योंकि पेंशन का हर महीने जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो मार्केट में इन्वेस्टेड होता है और मार्केट में उतार चढ़ावों के आधार पर जब आप 60 साल के हुए, मान लेते हैं 60 साल पे रिटायरमेंट, तो 60 साल पे हुए, उस रोज आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो उस समय की मार्केट परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो बड़ी उहापोह की स्थिति रहती है एम्प्लॉय के सामने कि उसको कितना पेंशन मिलेगा, वो पहले से नहीं सोच सकता। जबकि पुरानी पेंशन प्रणाली में ये बात स्पष्ट थी कि कितनी पेंशन उसको मिलेगी। तो इसके लिए जवाब क्या है? मार्केट बेस्ड गारंटी मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कई बार की जा चुकी है कि एक मार्केट आधारित गारंटी मैकेनिज्म बना दिया जाए, जैसे कई स्कीम्स में होता है। मार्केट जो कई स्कीम्स ऑफर करता है उसमें होता है कि हम आपको तयशुदा तौर पर इतना रिटर्न देंगे। ऐसी ही स्कीम इसके लिए भी बनाई जा सकती थी, इतने सालों में नहीं बनी है। PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी इस कहा है कि वो बनाएगा, लेकिन संपादकीय कहता है उनकी गलती है कि इस प्रोडक्ट को लाने में, इस प्रकार के प्रोडक्ट को लाने में, जिससे एम्प्लॉयज को पता रहे कि जब वो रिटायर होंगे तो उनको कितना पैसा उनके रिटायरमेंट फंड में मिलेगा, ये स्पष्ट हो पाता, इसको ना लाने में उन्होंने गलती की है। हालांकि कहा जा रहा है कि 2022 के अगस्त तक इस प्रकार का प्रोडक्ट आ जाएगा एम्प्लॉयज के लिए। दूसरी समस्या क्या थी या क्या है नई पेंशन प्रणाली में? कि लोगों को डर रहता है कि मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट में उतार चढ़ावों की वजह से जो उनका पेंशन का पैसा है उसमें भी उतार चढ़ाव आएगा। लोग चाहते नहीं है। संपादकीय कहता है कि अपनी शुरुआत से नई पेंशन प्रणाली ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जैसी या पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये तमाम निवेश के तरीके हैं, इनसे बेहतर रिटर्न दिया है, 9% के आसपास रिटर्न दिया है। इसके अलावा ये भी बताना जरूरी होगा कि कई बार लोगों को लगता है कि ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है, तो ज्यादातर ये जो पैसा है ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया गया। सरकार जो बॉन्ड्स जारी करती है निवेश के लिए, उन्हीं बॉन्ड्स में इसका पैसा लगाया गया फंड का। तो रिस्क ये नहीं रहा कभी कि मार्केट गिरेंगे तो इस पेंशन फंड पे कम रिटर्न मिलेगा, रिस्क ये रहा ही नहीं, क्योंकि उस प्रकार के मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया गया। रिस्क हमेशा ये रहा कि जब मार्केट बहुत तेजी से भागे तो लोगों को उतना फायदा नहीं मिल पाया, क्योंकि पैसा तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में था जिन पे रिटर्न औसतन सुरक्षित रहता है लेकिन कम रहता है। संपादकीय कहता है यानी कि ये स्पष्ट है कि ये अपने आप में एक जेन्युइन कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड ये साथ साथ जाते हैं। अगर आपको मार्केट जितना ही रिटर्न चाहिए तो आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि आपका पैसा डूब सकता है। तो इतनी सी बात है, आपका पैसा बेहतर रिटर्न दे रहा है बाकी निवेशों के मुकाबले, लेकिन मार्केट से कम रिटर्न दे रहा है तो रिस्क भी कम है। साथ में संपादकीय ये भी मानता है कि फिर भी ये रिटर्न की बात अपनी जगह,
नई पेंशन स्कीम के लोगों को ये बात उनके दिल में चुभती है कि पुरानी पेंशन प्रणाली के जो लोग थे, उनको जो पेंशन मिलती थी वो महंगाई से जुड़ी होती थी। यानी कि अगर मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6 से 7% अगर मिल रहा है, तो उनके पेंशन के कंपोनेंट में ये शामिल होता था कि वो पेंशन इस मुद्रास्फीति का ध्यान रखेगी। जबकि अभी की जो नई पेंशन प्रणाली है, उसमें महंगाई के लिए कोई जगह नहीं है। तो अगर 9% रिटर्न मिल भी गया और महंगाई ही 6 से 7% चल रही है, तो असल रिटर्न तो 2% ही रह गया, क्योंकि महंगाई आपके पैसे की कीमत को कम कर देती है। तो ये भी एक दूसरी समस्या है नई पेंशन प्रणाली की। तीसरी समस्या क्या है कि कई बार सरकारें जो पैसा जमा करती हैं नई पेंशन प्रणाली में, हमने देखा कि राज्य सरकार के पास पैसा जमा होता है, राज्य सरकार इसको फंड में ट्रांसफर नहीं करती पेंशन वाले में। क्योंकि वो फंड में ट्रांसफर नहीं होता पेंशन के, तो अपने सरकार का कंट्रीब्यूशन या लोगों का कंट्रीब्यूशन, तो उस पर जो साल भर में ब्याज बन सकता था, उसके इन्वेस्टमेंट से जो एम्प्लॉयज को फायदा होता, वो फायदा एम्प्लॉयज को नहीं मिलता। राज्य सरकारें ऐसा क्यों करती हैं? वो देरी इसलिए करना चाहती हैं कि उनके बजट के पेपर में दिखाना ना पड़े कि ये पैसा इधर जा चुका है, तो उनका बजट ज्यादा सधा हुआ दिखता है, लगता नहीं है कि खर्चा बहुत ज्यादा है। इस खर्चे को कुछ समय तक दबाने की कोशिश होती है। वो कुछ समय जो है वो एम्प्लॉयज के लिए नुकसानदेह होता है। ऐसा कैग की रिपोर्ट ने भी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने भी कई बार इशारा किया है। क्या कहा है कि ये पूरी प्रथा जो है वो एम्प्लॉयज के लिए नुकसानदेह है, उनके लिए अनफेयर है, और अगर ये जारी रहा तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा नई पेंशन स्कीम से। इट कुड वेरी वेल स्पेल द एंड ऑफ एनपीएस। एनपीएस समाप्त हो जाएगा अगर लोगों का इस प्रकार से भरोसा हिलाना राज्य सरकारों ने नहीं छोड़ा। तो इसके लिए संपादकीय कहता है कि कानून में बदलाव किया जाना चाहिए, और जिस प्रकार से प्राइवेट कंपनियों को दंडित किया जाता है अगर वो इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार से उन सभी निकायों को या निकायों में जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों को दंडित किया जाए अगर इस प्रकार की कोई घटना देखने में आती है तो। इसके बाद संपादकीय कहता है कि नई पेंशन प्रणाली, चौथी समस्या, नई पेंशन प्रणाली इस बात को लेकर भी संदेह के घेरे में रहती है कि जब किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो क्या होता है कि जितना पैसा जमा था वो पैसा उसके नॉमिनी या रिश्तेदारों को दे दिया जाता है। जबकि पुरानी पेंशन प्रणाली में इसके लिए एक माकूल व्यवस्था थी कि फैमिली में किस हद तक किसको कब तक पेंशन मिलती रहेगी। तो ये भी एक समस्या है। संपादकीय कहता है कि इसको बहुत आसानी से दूर किया जा सकता था। गवर्नमेंट या तो एक ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद देती कि अपने सभी एम्प्लॉयज को, क्योंकि वो ग्रुप में खरीदती तो बहुत सस्ता भी पड़ता सबके लिए, और किसी दुर्घटना या ऐसी असामयिक मृत्यु के केस में वो फिर उतनी ही बेहतर हो जाती जितनी की पुरानी पेंशन प्रणाली थी। लेकिन ये भी अभी करने की आवश्यकता है। तो संपादकीय कहता है कि देखिए, नई पेंशन प्रणाली के साथ जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है, जबकि नई पेंशन प्रणाली को हटा लेना हर हिसाब से खराब है। क्यों खराब है? मॉरल रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। मॉरल रूप से क्यों है और आर्थिक रूप से क्यों है, देखेंगे, बताते हैं कि नहीं। वो कह रहे हैं कि देखिए, राजस्थान का अभी ही जो डेफिसिट है, जितना पैसा की कमी उसके पास पड़ती है, वो लगभग 29,400 करोड़ है। यानी कि जो उसने पुराना पैसा लिया हुआ है, राजस्थान ने उधारी ली हुई है, उस पर ब्याज देने के लिए भी उसको नया उधार लेना पड़ता है। और जबकि ये कंडीशन और खराब ही होगी, क्योंकि राजनीति जो है वो और लोक लुभावन होती जा रही है। तो ऐसे में सरकार पर ये दबाव इस तरह के बढ़ेंगे ही, और एक समय आने पर जब सरकार पर पेंशन का तूफान आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो लोग जो एनपीएस स्कीम के अंतर्गत जिन्होंने भर्ती ली थी बट जिनको पुरानी पेंशन प्रणाली मिलनी है, या अभी के लिए सरकार ने टाल दिया है कि उनके एनपीएस में हम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, जब वो रिटायर होंगे तो हम एक साथ उनको उनका पैसा देना शुरू कर देंगे। जब वो दौर आएगा जब उनको पैसे देने की जरूरत पड़ेगी, तब अचानक से सरकार पर बहुत बोझ बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर सरकार के टैक्स रेवेन्यू घटने की उम्मीद है, क्योंकि तब तक राजस्थान के बाड़मेर ऑयल फील्ड्स, जहां से भारत का बहुत अधिक तेल आता है, कुछ लोग मानते हैं 25% तक भारत का क्रूड ऑयल राजस्थान के बाड़मेर ऑयल फील्ड से आता है, वो सूखने की कगार पे होगा। वहां से सरकार को, जो राज्य सरकार को जो रॉयल्टी मिलती है, उसमें गिरावट आएगी। तो एक तरफ आय में गिरावट आ रही होगी और अचानक से खर्चे बढ़ रहे होंगे।
संपादकीय कहता है कि वो बड़ी खस्ताहाल स्थिति होगी सरकार के लिए, और ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि सरकार दूसरे रिसोर्सेज जुटा लेगी, दूसरे तरह के आय के स्रोत जुटा लेगी तब तक पेंशन दे पाने के लिए। इसके अलावा क्या हम पुरानी पेंशन प्रणाली लाकर अपनी सरकारों को या अपने लोकतंत्र को, जो कहा जाता है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, उसको हम ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो नहीं बना दे रहे हैं कि सारा लोकतंत्र जो है असल में इन्हीं सरकारी मुलाजिमों से मिलके बना है, उन्हीं के द्वारा संचालित है और उन्हीं की सेवा में लगा हुआ है। संपादकीय ऐसा क्यों कह रहा है? वो कह रहा है कि अभी राजस्थान सरकार 23,000 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च करती है और लगभग 60,000 करोड़ रुपए तनख्वाहों, सैलरीज और वेजेस पे खर्च करती है। यानी उसका जो पूरा टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है, उसके पास जो पूरी पूंजी आती है, उसका 56% इन्हीं दो चीजों पे खर्च हो जा रहा है, पेंशन और तनख्वाहें। यानी कि 10 लाख परिवार, यानी पूरे राजस्थान के 6% परिवारों पर राजस्थान का 56% पैसा जो है वो व्यय हो जा रहा है। 6% परिवार सरकारी मुलाजिमों के परिवार हैं। तो क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है कि सरकार अपना 56% अपने ही एम्प्लॉइज पे खर्च कर दे, जो मात्र संख्या वाइज 6% है? एक सरकार की दृष्टि से, लोकतंत्र की दृष्टि से इसे बेहतर तो नहीं कहा जा सकता। इसीलिए उस समय कहा गया था कि एक नैतिक दुविधा, नैतिक संकट का प्रश्न भी है। संपादकीय अंत में कहता है कि दुनिया भर की सरकारें इस बात से जूझ रही हैं कि वो आने वाले चुनावों के लिए कई ऐसी घोषणाएं कर देती हैं जिसकी वजह से आने वाली संततियों को, आने वाली पीढ़ियों को उसका दंश भुगतना पड़ता है। ये राजस्थान सरकार का जो फैसला है, ये डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करेगा। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है? आपने इस प्रकार के कई चलचित्र देखे होंगे कि एक कार्ड जब ढुलक जाता है तो धीरे धीरे एक के प्रेशर में दूसरा, दूसरे के प्रेशर में तीसरा, पूरी दुनिया में इस प्रकार से जो इफेक्ट फैल जाए उसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। कहा जा रहा है राजस्थान सरकार का ये फैसला कई दूसरे राज्यों में इस प्रकार की सुगबुगाहट पैदा करेगा, और ऐसे में हर राज्य सरकार अगर इस तरह के कदम उठाने लगी तो पूरा देश इसका दंश भोगेगा, क्योंकि हमारे खर्चे बढ़ेंगे, राज्य सरकारों के खर्चे उन चीजों के लिए बढ़ेंगे जिन चीजों के लिए नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि इसमें ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा। आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई पूंजीगत निवेश नहीं हो रहा होगा। तो इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। संपादकीय कहता है कि इन सब कारणों की वजह से पुरानी पेंशन प्रणाली के लाने की सोच जो है वो थोड़ी पुरानी है। ये था आज का संपादकीय। इस मुद्दे पर जब दूसरा कोई मत आएगा उसको भी हम पुरजोर तरीके से यहाँ पर रखेंगे, स्पष्ट करेंगे। आशा है आपको ये तर्क समझ आए होंगे, आपको ये तर्क बेहतर लगे होंगे। मिलते हैं कल एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।